हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 14/2/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी जीडी 2019 के टोटल आपके इतनी शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख और 12 तारीख और 13 तारीख के सारे मैथ के सॉल्यूशन यानी कि सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 14/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपका ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में दिया गया है कि वार्षिक जो है उत्पादन जो है कॉफी का कितना होता है। तो सभी का जो है 2009 2010 इस तरीके से सभी वर्षों में क्या दिया गया है, कॉफी का वार्षिक उत्पादन दिया गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में कॉफी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले 2010 में जो है कॉफी का उत्पादन कितना था। तो 2010 में कॉफी का उत्पादन यहाँ पर कितना था, तो 1200 था। कितना था, 1200 था। फिर आपका 2011 में जो है कॉफ़ी का उत्पादन कितना हो गया, तो आपका कॉफ़ी का उत्पादन जो है 2011 में कितना हो गया, 1500 हो गया। तो वृद्धि कितना का हुआ, तो वृद्धि जब 1500 में से 200 को क्या 1200 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पर 300। यानी कि 300 की जो है क्या हो गई, 2010 से 2011 में वृद्धि हो गई कितनी, 300 की। तो वृद्धि किस में हुई, पिछले साल की तुलना में। पिछले साल से जो है अगले साल में वृद्धि हुई। तो वृद्धि किस में हुई, तो 1200 में जो है क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंट निकालेंगे। वृद्धि प्रतिशत यहाँ पे पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, वृद्धि प्रतिशत पूछी जा रही है। तो इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे हल करेंगे सारा। यहाँ पे 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 25 60। यानी कि टोटल जो है वृद्धि कितनी की हुई, 25% की वृद्धि हुई। किसमें, 2010 से 2011 में जो है कॉफी की वृद्धि कितनी हुई, 25% की वृद्धि। तो यहाँ पर जो है 25% बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्या है, एक संख्या 14 तथा दूसरी संख्या जो है कितना है, 18 है। तो दोनों संख्याओं का पूछा जा रहा है यहाँ पर कि महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का क्या निकाल देंगे, पहले फैक्टराइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 14 का फैक्टर करेंगे तो इसे कितना तोड़ा जा सकता है, 2 × 7। इसे जो है तोड़ना होता है तो हमें जो है इस तरीके से इसे तोड़ते हैं। तो 2 यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, 7। 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर 18 को इसे तोड़ेंगे तो 18 यहाँ पर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 पे पावर स्क्वायर। तोड़ना होता है तो जो है इसे इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 बार में चला जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 × 9। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना आता है तो इसे जो है आप इस तरीके से फैक्टर निकाल कर सकते हैं। तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 पर स्क्वायर, क्योंकि 3 कितने बार है, 2 बार है। तो क्या हो गया, 3 पर स्क्वायर। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है क्या है, दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है सिर्फ। तो यानी कि एचसीएफ आपका क्या हो गया, यानी कि महत्तम समावर्तक कितना हो गया, तो 2 हो गया। कितना हो गया आपका, 2 हो गया। फिर आपका क्या है, लघुत्तम समावर्तक है। क्या है आपका, लघुत्तम समावर्तक। तो आपका लघुत्तम समावर्तक में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 2 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और 3 पे पावर स्क्वायर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 पे पावर स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, एचसीएफ यानी कि महत्तम, और एलसीएम का क्या बन गया, आपका अनुपात बन गया। तो 2 से जो है दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा और इधर कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 63। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम मतलब कि हिंदी में महत्तम और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात कितना आ गया, 1:63। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे बोला जा रहा है यदि 5 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 17 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी।
तो सबसे पहली संख्या को यानी कि सबसे छोटी संख्या को क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। फिर दूसरी संख्या यक्स प्लस 2, फिर तीसरी संख्या यक्स प्लस 4 मान लेंगे, फिर चौथी संख्या यक्स प्लस 6 मान लेंगे, और पांचवी संख्या जो है क्या मान लेंगे, यक्स प्लस 8 मान लेंगे। यहाँ पर सभी संख्या में दो दो का अंतर क्यों लिया गया, क्योंकि आपको पता है कि सभी विषम यानी कि ऑड नंबर में आपका अंतर कितना होता है, दो दो का अंतर होता है। जैसे कि आपका एक ऑड नंबर है, फिर उसके बाद जो है 3 ऑड नंबर है, तो अंतर कितना है, 2 का। फिर उसके बाद क्या होता है, 5 ऑड नंबर है, तो अंतर जो हमेशा ऑड नंबर में कितना होता है, दो अंक का अंतर रहता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, यक्स, फिर यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, यानी कि सभी संख्या में क्या करेंगे, दो दो का अंतर रखेंगे। तो यहाँ पर जो है सभी संख्या क्या मान लिए, यक्स, फिर यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, इस तरीके से यहाँ पर जो है क्या मान लिए, 5 संख्या मान लिए। तो यहाँ पर जो है टोटल क्या करेंगे, दो पाँचों को क्या करेंगे, योग करेंगे, तो फिर यक्स प्लस 8 हो जाएगा, फिर यक्स प्लस 4 हो गया आपका आगे, फिर यक्स प्लस 6 प्लस यक्स प्लस 8। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल संख्याओं का योग हो गया। लेकिन दिया गया क्या है, औसत दिया गया, तो इसे क्या करेंगे, इसका औसत निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितने, यानी कि टोटल संख्या कितनी है, 5 है, और औसत कितना दिया गया, 17 दिया गया। तो यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा मान आपका, यक्स का मान आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या यक्स के मान आने पर कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या ये होगी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या की जा रही है, यक्स के बाद जोड़ी जा रही है। तो आपका सबसे बड़ी संख्या यक्स प्लस 8 होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है टोटल यक्स कितना हो जाएगा, 5 यक्स हो जाएगा। बाकी जो है सभी संख्याओं को यहाँ पर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 8 नहीं, ये आपका क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 6 12, 8 कितना हो गया, 20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 17 से जो है 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा। यानी कि 5 यक्स 20 उधर गया तो 85 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 से 65 को काटेंगे तो 13 बार में चला जाएगा। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा आपसे क्या जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो आपको बताया गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यक्स प्लस 8 होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू 13 है, प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। यानी कि 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत जिसका 17 है, उसका जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसमें से 21 है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया गया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है, 432 रुपये है। फिर यहाँ पर बोला गया तथा लाभ जो है कितना है, 35% है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा यदि उस पर लाभ 35% है। तो 35% को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7/20 हो जाएगा। मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज किया जाता है। आपको जो है हमेशा पता होना चाहिए, परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है, 100 चला जाता है। यानी कि 35% को 35/100 ले सकते हैं। काटेंगे यहाँ पर पास है तो पास है 35, 20 बचे 100, यानी कि 35% को 7/20 लिखा जा सकता है। यानी कि 20 की कोई वस्तु जो है कितने प्रतिशत लाभ में बेच दी गई, 60 यूनिट के जो है लाभ में बेच दी गई। यानी कि 20 यूनिट का कोई सामान जो है कितना में बेच दिया गया, 27 यूनिट में बेच दिया गया। तो 27 यूनिट का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना है, 432 रुपये है। यानी कि 27 यूनिट बराबर जो है कितना है, 432 रुपये है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ये जो आपका एक तरीके से सीपी का वैल्यू यहाँ पर 20 यूनिट है, यहाँ पर जो है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का वैल्यू जो है कितना है, 27 यूनिट है। तो 27 यूनिट बराबर है 432, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से निकल जाएगा। 27 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, एक बार में। फिर 13 3 16 तो कितना हो जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 16 रुपये आ गया। कितना आ गया, 16 रुपये। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी पूछा जा रहा है। तो सीपी का मूल्य जो है यूनिट में कितना है, 20 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर अगर 16 रुपये, तो 20 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 में 16 गुना कर देंगे। तो 16 यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कि कितना आ जाएगा, 320 रुपये। तो यानी कि उसका सीपी क्रय मूल्य जो है कितना हो गया, 320 रुपया हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ पे दिया गया है कि एक वर्ग का विकर्ण यानी कि डायगोनल जो है कितना है 10 सेंटीमीटर है। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो हमें सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा कि पहले वर्ग का यानी कि स्क्वायर का जो है एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग का एरिया यानी कि पहले वर्ग का जो है क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका स्क्वायर है, ये आपका क्या दिया गया, डायगोनल। डायगोनल यानी कि विकर्ण कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया। आपको क्या निकालना है, पहले साइड निकालना है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए स्क्वायर यानी कि वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, डायगोनल दिया गया। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डायगोनल का भी फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है। क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है। तो यहाँ पर डायगोनल क्या दिया गया, 10 दिया गया, √2 इंटू साइड। तो जब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो जब √2 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 बचेगा। यानी कि साइड कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5√2। यानी कि पहले वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 5√2। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें साइड पता चली है। तो एरिया क्या करेंगे, 5√2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25। 5 का स्क्वायर कितना, 25। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, यानी कि पहले वर्ग का एरिया कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया आपका, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोला जा रहा है, पहले का 2 गुना है। यानी कि पहले का अगर क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि सेकेंड स्क्वायर का जो है एरिया कितना हो जाएगा, तो सेकेंड स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 50 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 100 सेंटीमीटर दूसरे वर्ग का एरिया होगा। तो लेकिन यहाँ पर दूसरे वर्ग का क्या पूछा जा रहा है, विकर्ण पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विकर्ण यानी कि डायगोनल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर एरिया पता चल गया तो अब क्या पता चल जाएगा हमें, साइड यहाँ पर से दूसरे वर्ग का साइड निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया कि क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर बराबर जो है अब कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। तो साइड कितना हो जाएगा वर्ग के दूसरे वर्ग का, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। यहाँ पर जो है स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि दूसरे वर्ग का साइड जो है कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। यानी कि दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा जा रहा है, डायगोनल पूछा जा रहा है। तो डायगोनल का भी फॉर्मूला आपको बताया गया था, क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है। तो क्या कर देंगे, √2 इंटू साइड कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। तो आपका क्या निकल जाएगा, डायगोनल यानी कि विकर्ण निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा दूसरे वर्ग का डायगोनल यानी कि विकर्ण, तो 10√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि वर्ग का जो है एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, और उसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला जो आप याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये जो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बॉड मास थ्योरम, जो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि बॉड मास थ्योरम क्या होता है। मैं आपको जो है काफ़ी बार पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि बॉड मास थ्योरम क्या होता है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, हिंदी में का दिया हुआ रहता है। डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, ए से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है। जो आपका पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे, जो बाद में यानी कि ब्रैकेट पहले दिया गया तो ब्रैकेट हल, फिर उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद डिवाइड। उसी तरीके से जो पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे और जो बाद में दिया गया उसे बाद में हल करेंगे। तो यहाँ पर का दिया गया, का मतलब जो है क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो पहले जो है का यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 कट गया, 4 से काटेंगे 12 को तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3। भागा को जब जो है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सामने वाली संख्या पलट जाती है। यानी कि क्या लिखेंगे, 25/4 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे, और यहाँ पर गुना है तो क्या कर देंगे, गुना यहाँ पर कर देंगे। यानी कि 3 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसे जो आप क्या करेंगे, हल करेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 25 दिया 75/4 प्लस आपका कितना है 3/8।
एलसीएम कितना हो जाएगा नीचे 4 और 8 का, तो 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 यानी कि 75 दूनी कितना हो गया 150 प्लस 3 यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आएगा 153/8 आएगा। इस सिंप्लीफिकेशन का पूरा आंसर जो है कितना होगा 153/8। तो 6 का जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर ये होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्या जो है कितनी है 20 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। फिर आगे बोला गया कि यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो है निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो आपको निकालना है वो आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना, यानी कि दोनों का क्या निकालना है यहाँ पर क्षेत्रफल के योग के बराबर बोला जा रहा है, यानी कि दोनों के वृत्त के जो है क्या निकालना है क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्किल का जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एरिया का जो है फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सर्किल के एरिया का जो है यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहला त्रिज्या कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर दिया गया। तो जब फर्स्ट वृत्त का एरिया कितना आ जाएगा तो क्या करेंगे पाई आर कितना दिया गया 20 दिया गया पहले वाले त्रिज्या। तो आर यहाँ पर यानी कि पहला त्रिज्या कितना हो गया तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 400। 20 का स्क्वायर 400 तो 400 पाई, यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 400 पाई आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला यही रहेगा आपका पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि पाई आर जो है यहाँ पर यानी कि त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 पाई। आपको हमेशा जो है 1 से 30 तक जो है हमेशा स्क्वायर याद रखना है। 1 से 30 तक आप हमेशा स्क्वायर को याद रखेंगे। परीक्षाओं में जो है आपका यूज बहुत होता है 1 से 30 तक के स्क्वायर का, तो आप हमेशा 1 से 30 तक का स्क्वायर जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पहले वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ये आपका दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो ये तीसरे वृत्त जो तीसरा आपका वृत्त है उसको क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों यानी कि पहला और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर किसका क्षेत्रफल है तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल है। क्या करेंगे दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 2 4 2 6 यानी कि 625 पाई जो है किसका आ गया तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो क्षेत्रफल का जो है हमें क्षेत्रफल यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है तीसरे वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होगी। तो फॉर्मूला आपको बताया गया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना आर तीसरे वृत्त का यानी कि त्रिज्या निकालना, तो उसे आर रहने देंगे। आपका जो है टोटल एरिया कितना दिया गया तीसरे वृत्त का यहाँ पर आया कैलकुलेट करने पर तो कितना आया 625 पाई आया। कितना आया 625 पाई। तो पाई से पाई जो आपका चला गया। आर का जब इधर अंडर रूट भेजेंगे तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर जो है कितना होता है 625, यानी कि त्रिज्या आपकी तीसरी वृत्त की कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर दिया गया कि एक आयत की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई यानी कि ब्रेथ क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए ये जो आपका क्या होता है इसमें लेंथ यानी कि लंबाई होती है, ये आपका ब्रेथ होता है यानी कि चौड़ाई, ये आपका डायगोनल यानी कि विकर्ण होता है। तो लेंथ यानी कि लंबाई कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर और डायगोनल यानी कि विकर्ण कितना दिया गया 26 सेंटीमीटर दिया है। और रेक्टेंगल जो है सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये आपको 26 सेंटीमीटर दिया गया, ये आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया। तो ये आपको अलग से यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है कि ये आपका क्या बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ये पूरा बन रहा है। क्या बन रहा है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये आपका 26 दिया गया, ये 24 दिया गया। तो ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे 26 का स्क्वायर यानी कि विकर्ण का स्क्वायर माइनस लेंथ यानी कि लंबाई का स्क्वायर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 26 का स्क्वायर कितना होता है
676 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 बचेगा। कितना बचेगा 100 बचेगा। तो 100 किसका जो है स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर है। यानी कि ब्रेथ यानी कि आपका चौड़ाई जो है कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर आपका उस रेक्टेंगल यानी कि आयत का चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे दिया गया है कि ए अकेले कार को 10 दिन में पूरा कर सकता है। फिर आगे बोला गया कि बी अकेले समान कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा ए तथा बी मिलकर दोनों मिलकर जो है कुल कार का आधा कार्य जो है कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको जो है टाइम एंड वर्क में पता होना चाहिए कि टोटल वर्क यानी कि कुल बराबर क्या होता है इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। टोटल वर्क जो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो टोटल वर्क कुल कार्य इफिशियंसी यानी कि कोई भी व्यक्ति या फिर कुल व्यक्ति की कार्य क्षमता और टाइम जो आपका क्या हो गया समय हो गया। क्या करेंगे सभी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ये जो है पहले कितने दिनों में कार्य करता है कुल कार्य 10 दिनों में करता है। बी जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है 20 दिनों में करता है। तो क्या करेंगे 10 और 20 का पहले एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 20 आ जाएगा। तो 20 को जब 2 से यानी कि 20 को जब 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 बचेगा। यानी कि ए की इफिशियंसी यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है 2 है। अब 20 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी है 1 है। हमें पूछा क्या जा रहा है कि ए और बी मिलकर जो है आधा काम कितने दिनों में करेंगे। तो कुल काम कितना है 20 है तो आधा काम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आधा काम कितना होगा 10 होगा। 20 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा आधा काम निकल जाएगा। यानी कि 20 का आधा काम कितना है 10 काम। 10 काम करना किसे है ए और बी को जो है मिलकर करना है। तो ए करेगा कितने यूनिट के काम से 2 यूनिट काम करता है और बी जो है 1 की इफिशियंसी से काम करता है। यानी दोनों मिलकर जो है कितने की इफिशियंसी से काम करेगा 3 की इफिशियंसी से काम करेगा। तो अभी आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया था कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो इफिशियंसी को क्या मैं यहाँ पर लाकर नहीं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर टोटल वर्क बाई इफिशियंसी यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा टोटल वर्क बाई इफिशियंसी यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। तो ऊपर आपका क्या है कुल कार्य यानी कि 10 काम करना और नीचे आपका क्या है कुल कार्य क्षमता यानी कि ए और बी मिलाकर जो है कुल कार्य क्षमता है। तो आपका क्या निकल जाएगा टाइम निकल जाएगा। यानी कि ए और बी मिलकर जो है उस काम को 10/3 दिन में करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि दिए गए आंकड़ों का माध्य यानी कि औसत या फिर इंग्लिश में मीन बोल सकते हैं। तो माध्य यानी कि आपका नॉर्मल रूप से यहाँ पर क्या होता है औसत निकालने के लिए बोला जाता है। इंग्लिश में इसे जो है क्या कहा जाता है मीन कहा जाता है यानी कि माध्य मीन। तो क्या करेंगे सभी को जोड़ेंगे और उसका क्या निकाल देंगे औसत यानी कि माध्य निकाल देंगे। सभी को यहाँ पर जोड़ते हैं तो 4 3 7 5 12 6 18 7 25 8 33 33 और 9 33 और 9 42 42 1 43 और 2 कितना हो गया आपका 45। इकाई अंक आपका 5 हो गया। तो 4 बचा। तो यहाँ पर 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 6 7 7 बार। 7 दूनी 14 14 9 14 9 आपका हो गया 23 और 23 और 4 आपका कितना हो गया 27 हो गया। तो टोटल जो है यहाँ पर आंकड़े जो है टोटल आंकड़े कितना आ गया यहाँ पर 275 आ गया। हमें निकालना क्या है माध्य यानी कि मीन निकालना। तो टोटल नंबर यहाँ पर कितना है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है। तो टोटल नंबर यहाँ पर कितना है 10 नंबर है और उसका योग कितना है 275। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा मीन यानी कि माध्य निकल जाएगा। तो कितना आएगा पॉइंट में 27.5 आएगा। क्या आएगा 27.5 आएगा। क्या आएगा माध्य आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर जो आपको सभी नंबर दिया गया यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 नंबर यहाँ पर दिए गए और उसका क्या पूछा जा रहा औसत यानी कि एवरेज पूछा जा रहा। तो क्या करेंगे सभी नंबर को जोड़ेंगे जितना टोटल नंबर है उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे यानी कि टोटल संख्या को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा औसत यानी कि एवरेज निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इकाई अंक 5 5 10 यानी कि इकाई अंक 0 हाथ में 1
7 1 8 2 10 6 16 2 18 18 1 19 यानी कि हाथ में 1 और 4 चक यानी कि 4 4 8 8 5 13 13 5 18 7 25 1 हाथ में कितना हो गया 26 हो गया। तो ये आपका क्या निकल गया, सभी संख्याओं का योग निकल गया। तो टोटल नंबर यानी कि टोटल संख्याएं यानी कि कुल संख्याएं कितनी है, तो 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज यानी कि औसत निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है कुल संख्याओं का योग और नीचे क्या है कुल संख्याएं है। तो भाग देंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज यानी कि औसत निकल जाएगा। तो यहाँ पर भाग दे के देख लेते, तो 5 5 25 हाथ में 1, फिर आपका 5 3 15, तो 4 बचता 25 8 40 यानी कि पूरे संख्याओं का जो औसत कितना हो गया 538 हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया 4 संख्याओं का अनुपात जो है कितना है 3:1:7:5 के अनुपात में है। यदि इन 4 संख्याओं का योग कितना है 336 है, तो पहली संख्या तथा चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बाय ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या का यूनिट में वैल्यू कितना है 3 है और चौथी संख्या का जो है यूनिट में वैल्यू कितना है 5 है, यानी कि कुल योग जो है पहली और चौथी संख्या का योग जो है कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 3 8। तो देख लेते बाय ऑप्शन से कौन सी संख्या जो है 8 से विभाजित हो रही है, यानी कि वो संख्या जो है पहली और चौथी संख्याओं का योग होगा। तो यहाँ पर बाई ऑप्शन देखते हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, ये आपका 8 से नहीं कट रहा। फिर यहाँ पर 8 से यहाँ पर काटेंगे तो 8 यहाँ पर 72, ये जो आपका 8 से कट रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे 8 से, तो 8 से यहाँ पर 6, 8 से आपका नहीं कट रहा, ये जो आपका 8 से कट रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा, यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पे आपका सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से नहीं बना सकते। तो इसे जो है क्या करेंगे पूरा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 12 1 13 13 3 16, यानी कि 16 यूनिट का वैल्यू जो है टोटल कितना दिया गया 336 दिया गया। कितना दिया गया 336 दिया गया। तो क्या यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 16 से जब काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 16 दूनी 32, 16 1 16। तो यहाँ पर पूछा क्या गया पहली तथा चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली और चौथी संख्या का यूनिट में योग जो है कितना है, तो 8 है। कितना आया था 8 है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 21 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 21 में 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि पहली और चौथी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 168 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 128 रुपया प्रति बैग की दर से खरीदता है। यदि वह 20% के लाभ पर बैग बेचता है तो 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर जो है कि सबसे पहले क्या करेंगे 20 रुपये यानी कि 20% लाभ को जो है क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यानी कि 5 यूनिट का कोई वस्तु जो है 1 यूनिट के लाभ में बेच दी गई है, यानी कि सीपी जो है यानी कि क्रय मूल्य उस वस्तु का कितना है 5 यूनिट है, और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य उस वस्तु का कितना है 6 यूनिट है। यहाँ पर दिया गया क्या है 128 रुपया बैग खरीदता है, यानी कि ये जो है आपका उस व्यक्ति का सीपी है। बाद में उसे जो है क्या कर दिया गया 20% के लाभ में बेचा गया, यानी कि 5 यूनिट बराबर जो है कितना वैल्यू दिया गया 5 यूनिट बराबर 128 रुपये दिया गया, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 128/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 128/6। तो हमें क्या चाहिए पहले एक बैग का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य चाहिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू 128/6 रुपया है, तो एक एसपी का वैल्यू यहाँ पर जो है 6 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 की जगह क्या होगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पर नीचे में आएगा। तो 128/5 होगा, यानी कि हमें निकालना क्या है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 128/5 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्या कर देंगे 128/5 में क्या कर देंगे 6 को गुना कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 128/5 × 6 क्या हो गया एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया।
तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है आपसे कि 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब एक बैग का विक्रय मूल्य कितना है 128/5 × 6 जो आपका क्या है एक बैग का विक्रय मूल्य है। तो 15 बैग का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे 15 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 15 से गुना करेंगे। तो इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा 15 बैग का विक्रय मूल्य यानी कि टोटल जो है एसपी निकल जाएगा किसका 15 बैग का। तो इसे हल करते हैं तो 5 तिया 15 6 तिया 18 × 128 करेंगे तो 18 छक यहाँ पे 18 अठी कितना होता है 18 अठी आपका 144 18 दूनी 36 फिर आपका क्या होता है 18 होता है। तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे 4 6 4 10 18 3 21 1 22 1 कितना हो गया 23 हो गया। यानी कि 2304 रुपया जो है आपका क्या हो गया टोटल एसपी यानी कि कुल विक्रय मूल्य हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका ग्राफ से क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि शहर के कारों की कुल बिक्री जो है कितना है 6 लाख है। यहाँ पर जो है सभी का प्रतिशत दिया गया कि T1 20% बिकता है, T2 15% बिकता है। इसी तरीके से सभी जो है कारों का अलग अलग कारों का प्रतिशत दिया गया कि जो है कितने कितने प्रतिशत कौन से कार बिकते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया टोटल कारों की संख्या दी गई कि कुल कितने कार बिकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि T5 T6 और T3 प्रकार के कारों की कुल बिक्री जो है कितनी है यानी कि कुल योग जो है बिक्री की कितनी है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे T5 और T6 बोला जा रहा है यानी कि T5 जो है कितना प्रतिशत है 17% है। आपका T6 जो है कितना प्रतिशत है 8% है। और T3 जो है कितना प्रतिशत है 13% है। तीनों का क्या करेंगे परसेंट यानी कि टोटल परसेंट कितना है तो जितना आपका कुल प्रतिशत होगा उतनी आपकी क्या होगी उतनी प्रतिशत ही आपकी जो है टोटल संख्या होगी किसकी T5 T6 और T3 की। तो सबसे पहले क्या करेंगे T5 + T6 + T3 जो है टोटल जो है कितना प्रतिशत जो है कारों की संख्या तो 13 और 17 यानी कि पहले जोड़ देते 13 17 प्लस जो है यहाँ पर कितना 8 यानी कि 13 17 कितना हो गया 30 8 38 यानी कि टोटल कारों जो है बेचा गया T5 T6 और T3 के द्वारा 38% बेचा गया। तो कितना कुल कार कितना दिया गया 6 लाख दिया गया। तो संख्या निकालने के लिए उसका क्या करेंगे 38% निकाल लेंगे कि T5 T6 T3 का कितना कार बेचा गया। टोटल 6 लाख था। यहाँ पर 1 शून्य आपका और होगा 3 2 5 शून्य। तो यहाँ पर जो है 6 लाख टोटल कारों की संख्या थी 38% जो है 3 प्रकार के कारों को बेचा गया था। तो यहाँ पर कुल संख्या निकल जाएगा हल करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया। आपका पहले 3 शून्य यहाँ पर बैठ जाएगा। 38 छः कितना हो जाएगा 8 छः 48 4 6 तिया 18 4 आपका कितना हो जाता है 22 यानी कि 2,28,000 कारें जो है T5 T6 T3 द्वारा बेची गई थी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे दिया गया कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 10% 20% 15% बढ़ाया जाता है तो उनके आयतन में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घनाभ का जो है आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर मैं फिगर आपको बना देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि घनाभ यानी कि क्यूबाइड के जो है वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना आपका क्या हो जाता है ऊंचाई होता है। तो लंबाई यानी कि लेंथ हो गया, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ हो गया और ऊंचाई यानी कि हाइट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूबाइड यानी कि घनाभ का जो है आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है क्या होता है। तो यहाँ पर आपको पता चलिए यहाँ पर क्या होता है लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट होता है। तो लंबाई में जो है कितना प्रतिशत बढ़ाया गया 10% बढ़ाया गया। तो 10% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। मैं आपको जो है काफ़ी बार बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन में जो है परसेंट को किस तरह से चेंज किया जाता है। तो 10% को जब करेंगे तो परसेंट क्या चला जाता है नीचे 100 आ जाता है। तो 1 शून्य 1 शून्य चला गया यानी कि 10% को हम 1/10 भी लिख सकते हैं। और 20% को क्या लिखेंगे तो 1/5 लिखेंगे। 15% को क्या लिखेंगे तो 3/20 लिखेंगे। तो सभी को क्या कर दिए यहाँ पर फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। तो अब यहाँ पर हल करते हैं तो लेंथ ब्रेथ और यहाँ पर हाइट लिख देते हैं। तो
तो यानी कि 10 यूनिट का कोई लेंथ पहले अब जो है कितनी हो गई, 1 यूनिट का वृद्धि होकर जो है अब कितने हो गए, यानी कि 10 यूनिट का कोई लेंथ अब कितना हो गया, 11 हो गया, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई। चौड़ाई में जो है, यानी कि चौड़ाई जो है पहले कितना था 5 यूनिट, उसमें कितने 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, यानी कि चौड़ाई अगर पहले 5 यूनिट था तो अब कितना हो गया 6 यूनिट हो गया। ऊंचाई में भी क्या हो गई, पहले 20 यूनिट था उसमें कितने की वृद्धि हो गई, 3 यूनिट की वृद्धि हो गई, यानी कि 20 अगर पहले यूनिट का हाइट था तो अब हाइट कितना हो गया 23 हो गया। तो अभी आपको वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला बताया गया कि क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट होता है। क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट होता है। तो ये जो आपका क्या है पहले वाले आयतन का फॉर्मूला, ये आपका क्या है पहले वाले आयतन का फॉर्मूला, ये जो आपके बाद वाले आयतन का यहाँ पर जो है बाद वाले टोटल जो है यहाँ पर आएगा गुना करने पर, यानी कि पहले वाले का जो आयतन कितना है तो 20 25 100, 100 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, यानी कि पहले वाले बिना जो है बढ़ाए हुए जो है घनाभ का आयतन जो है कितना था 1000, लेकिन बढ़ने के बाद जो है इसका आयतन में कितनी हो गए, तो 11 छक 66, 23 छक करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138, 8 यहाँ पर 8 3 11, 13 1 14, 1 15, यानी कि टोटल जो है कितना हो जाएगा 1518, यानी कि पहले जो है घनाभ का आयतन कितना था 1000 था, बढ़ने के बाद लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जब वृद्धि हुई तो उसका आयतन जो है कितना हो गया 1518 हो गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर जो है वृद्धि कितना हुआ तो 1518 में से 1000 को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपके कि उसके आयतन में कितनी वृद्धि हुई, तो आयतन में कितना वृद्धि हुआ तो 518 का वृद्धि हुआ। वृद्धि किस में हुआ तो पहले वाले आयतन से जो है वृद्धि हुआ, तो नीचे क्या लिख देंगे 1000 लिख देंगे। इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, तो इसे हल करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 518/10 आता है, तो इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 51.8% आ जाएगा उसके क्या वॉल्यूम में बदलाव, यानी कि उसके आयतन में बदलाव कितना है 51.8% का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर दिया गया कि कॉलोनी में बच्चे महिलाएं तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है 6:4:3 है, तथा कॉलोनी में न्यूनतम सदस्य कितना है 200 है, न्यूनतम सदस्य कितना है 200 है। तो बोला जा रहा है कॉलोनी में जो है महिलाओं की न्यूनतम सदस्य जो है क्या होगी, तो इसे जो आपको क्या करना है बाई ऑप्शन बनाना है, क्या करना है बाई ऑप्शन बनाना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है न्यूनतम बोला जा रहा है, तो यहाँ पर 20 मान के देखते हैं, 20 जो आपका ऑप्शन से यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर महिलाओं का जो यूनिट में कितना दिया गया है, माना कि यहाँ पर 4 यूनिट जो है क्या है महिलाएं हैं, 4 यूनिट आपका क्या है महिलाएं हैं, तो इसे बाई ऑप्शन बनाएंगे तो यहाँ पर कितना चला जाएगा, यानी कि जो भी संख्या होगी वो हमेशा जो है क्या होगी, जो भी ऑप्शन में होगी वो क्या होगी 4 से कटनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का जो है यूनिट में वैल्यू कितना दिया गया 4 यूनिट वैल्यू दिया गया, यानी कि 75 इसका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन आपका पहले ही क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि महिलाओं की जो है न्यूनतम संख्या, तो सबसे पहले जो है क्या मान लेते हैं यहाँ पर छोटी संख्या यहाँ पर लेके देखते हैं, तो ऑप्शन में यानी कि 4 यूनिट बराबर अगर हम 20 लेते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि टोटल अगर नंबर हम निकालते कि टोटल जो है सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अगर हम 20 मानते हैं महिलाओं को तो टोटल जो है सदस्यों की संख्या उस हिसाब से कितनी होती है, तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13, कितना यूनिट है सदस्यों की संख्या का 13 यूनिट, और यहाँ पर अगर 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 आता है तो 13 यूनिट का वैल्यू मात्र कितना होगा 65 होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल सदस्यों की संख्या न्यूनतम जो है कितनी दी गई है 200 दी गई, कितनी दी गई है 200 दी गई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 भी सही नहीं होगा। अब क्या करते हैं यहाँ पर 64 मान के देखते हैं, तो 64 यहाँ पर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 64 को जो है 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, क्योंकि महिलाएं जो है कितनी थी 4 यूनिट, यहाँ पर आपका महिला का ही न्यूनतम संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि सारा जो है इसमें क्या दिया गया महिलाओं का ही संख्या दी गई। तो यहाँ पे 4 यूनिट बराबर जो है कितना है 64 है, यानी कि काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर जो है 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो टोटल जो है सदस्य यूनिट में कितना है तो 6 4 10 3 13, तो 16 को अगर 13 से गुना करेंगे तो 160 और 16 तिया 48, यानी कि टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है 208 है, कितनी है 208 है। यहाँ पर कितना है 200 संख्या, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 200 संख्या के आसपास आ रही है, क्या आ रही है आपके
आसपास आ रही है, तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगर हम 80 जो है महिलाओं को मानते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 200 से बहुत अधिक संख्या हो जाएगी। तो आपको वो संख्याएं महिलाओं का लेना है जो पूरा पूरा जो है कुल करने पर आपका जो है 200 के आसपास संख्याएं आए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा, 80 यहाँ पर सही नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर दिया गया कि 3,460 रुपये की राशि, एक राशि साधारण ब्याज से जो है उधार दी जाती है। वार्षिक ब्याज दर जो है 5% है। तो 5 वर्ष के लिए जो है साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए साधारण ब्याज वाला। तो आपको हमेशा जो ये फार्मूला याद रखेंगे, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो P से आपका हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय, ESI से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ पर निकालना हमें क्या है, साधारण ब्याज ही हमें निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया, 3,460 रुपये दिया गया। रेट यानी कि दर आपका कितना दिया गया, 5% दिया गया। और आपका समय यानी कि टाइम कितना दिया गया, 5 वर्ष दिया गया। नीचे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सारा जो है हल करने पर आपका क्या निकल जाएगा, ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 17 दूनी 34, 2 तिया 6, 173 इंटू 5 करेंगे तो 5 तिया 15, 17 पचे 85, 1 86, यानी कि 865 रुपया जो है क्या है, साधारण ब्याज मिलता है। किस पर, 3,460 रुपये के 5% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होता है, 865 रुपये, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो एक मात्र फार्मूला से साधारण ब्याज के लगभग आपके सारे मेथड जो है इससे हल हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला गया कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया गया है, यहाँ पर समय निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर दूरी लिखते हैं। तो दूरी कितना दिया गया, 540 मीटर उसे ट्रैवल करना है ट्रेन को। खंबे की कोई दूरी नहीं होती, तो खंबा का कोई भी जो है इसमें डिस्टेंस यानी कि दूरी नहीं जुटेगी। सिर्फ जो है उसे रेलगाड़ी की खुद की लंबाई उसे पार करनी पड़ती है, यानी कि कुल जो है उसे कितनी दूरी पार करनी पड़ेगी, 540 मीटर। तो दूरी कितनी होगी, 540 मीटर। चाल यानी कि उसका स्पीड कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा आपका, चाल यानी कि स्पीड आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे 540 को 20 से तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। तो 0 0 चला गया। 54 को 27 से काटेंगे तो 54 को 2 से काटेंगे कितना बार में, 27 बार में चला जाएगा। यानी कि टाइम आपका कितना आ गया, 27 सेकेंड आ गया। यानी कि वह रेलवे जो है उस खंबे को कितना सेकेंड में पार करेगी, 27 सेकेंड में पार करेगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका जो है पिछले वाले का ग्राफ है। यहाँ पर जो है कुल बिक्री दी गई है 6 लाख, सभी का प्रतिशत दिया गया है कि कितने कितने प्रतिशत कौन से कार बिके हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि T5 तथा T1 प्रकार की कारों की बिक्री की संख्या में अंतर कितना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि T5 और T1 में जो है कारों का प्रतिशत कितना है। तो जितना प्रतिशत होगा उसका अगर हम अंतर करेंगे उतना ही जो है क्या होगा, संख्याओं में दोनों का अंतर होगा। तो T5 जो है कितना प्रतिशत है, यहाँ पर 17% है। और T1 जो है यहाँ पर कितना प्रतिशत है, 20% है। कितना प्रतिशत है, 20% है। यानी कि T1 माइनस T5 करेंगे तो कितना है, 20 माइनस 17%। तो कितना प्रतिशत है, 3%। यानी कि दोनों में प्रतिशतों का अंतर कितना है, 3%। तो जितना प्रतिशत में अंतर होगा उतना ही जो है क्या उसके संख्याओं में अंतर होगी। तो टोटल जो है कारों की संख्या कितनी दी गई है, 6 लाख। उसका क्या करेंगे, 3% निकाल लेंगे।
तो आपका क्या निकल जाएगा, T1 और T5 के कारों का अंतर निकल जाएगा। तो परसेंट को यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 2 शून्य 2 शून्य यहाँ पे चला जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 18,000, यानी कि T1 और T5 में कारों का अंतर कितना, 18,000 है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर बोला जा रहा है कि P तथा Q क्रमशः जो है 28,000 रुपये तथा 42,000 रुपये का निवेश एक साथ व्यापार में शुरू करते हैं। P जो है 8 महीने के लिए जो है निवेश करता है और Q जो है 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। वर्ष के अंत में जो है कुल लाभ कितना होता है, 22,000, यानी कि 21,000 जो है 125 रुपये का कुल लाभ होता है, किसको, P और Q को मिलाकर। तो पूछा जा रहा है उसमें से P का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे पहले जो है P जो है कितना रकम जो है निवेश किया था व्यापार में, तो 42,000, कितना किया था, 42,000। Q जो है उस व्यापार में जो है कितना निवेश किया था, सॉरी यहाँ पर जो है P निवेश नहीं किया था 42,000, Q निवेश किया था 42,000। आपका कौन किया था, Q 42,000 निवेश किया था, P जो है कितना किया था, 28,000 निवेश किया था। तो दोनों को क्या करेंगे, रेशियो यानी कि अनुपात में चेंज कर देंगे। तो 3 शून्य 3 शून्य चला गया, 7 से काटेंगे तो कितना बार में, 4 बार में, 7 छक 42, यानी कि 14 से भी काट सकते हैं, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी कि P और Q जो है कितने अनुपात में व्यापार में निवेश करते हैं, 2 और 3 अनुपात में निवेश करते हैं। कितने समय के लिए निवेश करते हैं, तो P जो है 8 महीने के लिए निवेश करता है, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, और Q जो है 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो इसे भी क्या करेंगे, महीना में चेंज करेंगे, तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो P जो है 2 यूनिट का वैल्यू जो है 8 महीने के लिए निवेश करता है, और Q जो है 3 यूनिट का वैल्यू जो है 12 महीने के लिए निवेश करता है। तो टोटल जो है उसका जो है निवेश कितने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। यानी कि टोटल निवेश जो है यूनिट में कितना हो गया, तो 36 + 12 करेंगे, यानी कि जितना यूनिट यहाँ पर जो है आपका अनुपात में, जिस अनुपात में जो है यहाँ पर आपका निवेश किया गया, तो उसी अनुपात में आपका क्या होगा, लाभ में भी जो है आपका वही अनुपात में बटेगा। तो यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर कितना हो गया, तो 6 6 12, 3 1 4 1 5, यानी कि 52 हो गया। तो 52 यूनिट बराबर जो है कितना लाभ दिया गया, 2100, यानी कि 21,125 दिया गया। तो 13 से कटा, तो 13 से काटेंगे, 13 चौक 52, फिर 13, 7 1 8, 13 छक 78, फिर आपका कितना बचा, 3 बचा, तो 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 4 से यहाँ पर अब आपका कट नहीं रहा, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू जो है कितना आ गया, 1625 रुपये आ गया। लाभ में जो है 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1625। हमें पूछ किसका रहा, P का हिस्सा। तो P का हिस्सा जो है यूनिट में कितना है, तो 16 यूनिट है। तो 4 यूनिट बराबर 1625 है, तो 16 यूनिट बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 16 यूनिट का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, तो 5 चौक 20, 25 चौक 100, हाथ में 1, 16 चौक 64, एक आपका कितना हो जाएगा, 65, यानी कि P द्वारा जो है लाभ कितना प्राप्त होता है, 6500 रुपये, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया कि P, Q तथा R जो है एक कार को, यानी कि P जो है 30 दिन में करता है, Q जो है 15 दिन में, और B यानी R जो है उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है बारी बारी जो है एक एक दिन कार्य करते हैं, यानी कि पहले P करता है, फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि P जो है पहले दिन कार्य करता है, यानी कि पहले P करता है, उसके बाद Q करता है, उसके बाद R करता है। इस तरीके से जो है काम आगे चल रहा है। तो यहाँ पर बोला भी गया कि P जो है पहले दिन कार्य करता है, फिर Q दूसरे दिन, और R जो है तीसरे दिन कार्य करता है। वे जो है इसी प्रकार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, कार्य जो है कितने दिनों में पूरा होगा। तो आपको जो है हमेशा पता होना चाहिए, मैं काफ़ी बार वीडियो में बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है आपका, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू टाइम, यानी कि समय होता है। तो आपको जो हमेशा ये ध्यान रखना है। तो P जो है कितने दिनों में उस कार्य को करता है, 30 दिनों में। Q जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। R जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। तो तीनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 30, 15 और 20 का जो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
तो जब 60 को 30 से भाग देंगे तो कितना कार्य क्षमता आ जाएगा, P का 2, यानी कि P की जो है इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी हो गई, 2। 60 को जब 15 से भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में, यानी कि Q की जो है कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 60 को जब 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि R की इफिशियंसी यानी कि R की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि पहले दिन जो है P जो है लगा, यानी कि पहले दिन जब P लगा तो वो जो है कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा। फिर अगला दिन Q लगा तो अगला दिन Q जो है कितने दिन का कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा। फिर अगला दिन जो है कौन लगा, R लगा, तो R जो है एक दिन और लगा तो कितना काम किया होगा, 3 काम किया होगा। यानी कि टोटल 3 दिन में काम जो है तीनों जो है एक एक दिन करके कितना किया काम, तो 4 3 7 2 9, यानी कि 3 दिन मिलकर जो है कितने काम किए, तीन एक एक दिन मिलकर, यानी कि पहला दिन P, फिर दूसरा दिन Q, तीसरा दिन R, जो है टोटल 3 दिनों का काम कितना हो गया, 9 काम किए। तो क्या करेंगे, टोटल काम हमें करना कितना है, 60 काम करना है। तो क्या करेंगे, इधर आपका काम है, इधर आपका दिन है, तो क्या करेंगे 60 के नज़दीक का काम लेकर आएंगे। तो क्या अगर इधर 6 गुना कर देते हैं और इधर भी दोनों तरफ क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे, तो इधर आपका काम क्या हो जाएगा, 54 काम हो जाएगा। 7 यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि 7 गुना करने पर आपका क्या हो जाएगा, 60 से ऊपर काम हो जाएगा, लेकिन हमें करना कितना काम है, 60 काम करना। तो क्या करेंगे, उससे कम लेंगे, यानी कि 6 लेंगे। तो यानी कि 6 या 18 दिन में जो है कितना काम हो गया, 54 काम हो गया, लेकिन हमें करना कितना काम है, 60 काम करना है। तो यहाँ तक जो है अंतिम दिन यहाँ पर जो है कौन काम किया होगा, R काम किया होगा, क्योंकि 3 दिनों तक जो है 3 दिनों तक 9 काम था, तो 6 दिनों तक भी जो है अंतिम कार्य कौन किया होगा, R किया होगा। तो अगला दिन करेगा कौन काम, P करेगा, यानी कि इसमें क्या करेंगे, एक दिन प्लस होगा, करेगा कितना काम, 2 काम करेगा। तो अभी भी यहाँ पर पता चल रहा है कि 54 और 2 56 काम ही हुआ है, तो अभी भी कितना काम बचा हुआ है, 4 काम बचा है। तो अगला दिन करेगा कौन, Q करेगा। अब कितने के हिसाब से करेगा, 4 की इफिशियंसी यानी कि 4 की कार्य क्षमता से करेगा। इधर आपका क्या हो जाएगा, एक दिन और जुट जाएगा, यानी कि 18 2 20 दिन में टोटल इधर कितना काम हो गया, 54 और 2 56 और 4 60। हमें करना कितना काम था, 60 काम था। कितने दिन में हो गया वो काम पूरा, 20 दिन में हो गया। यानी कि जब अल्टरनेट डेज में यानी कि PQR जो है एक एक दिन करके कार्य करते हैं तो 60 काम यानी कि कुल काम जो है 20 दिन में पूरा हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्डमास थ्योरम आपको मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरीके से जो है हल किया जाता है बोर्डमास थ्योरम से। तो यहाँ पर इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर जब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 लिख देते हैं, माइनस यहाँ पर का दिया गया तो भाग से पहले क्या करेंगे, का यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर 2 चौक 8 हो गया। 3 से जो 21 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 7 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। आगे भाग है तो भाग को गुना में जो है जब परिवर्तित करते तो क्या हो जाता है, सामने वाली संख्या जो है क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यानी कि 1/4 को क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 4 से 4 यहाँ पर कट गया। आपका क्या आ गया, 6 - 7 आ गया। तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। आपका क्या आएगा यहाँ पर आंसर, -1, यानी ये सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना है, -1। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे दिया गया कि 6400 रुपये की एक राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का मध्य अंतर क्या होगा। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है निकालने के लिए कि क्या होता है, P यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, P × R² बाई नीचे में क्या हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस SI यानी कि साधारण ब्याज। तो फार्मूला आपको याद रखना है। आपसे इसे जो है इसमें जो है कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर दोनों का अंतर देके आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कभी पूछ लेता है, या फिर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और दोनों का अंतर देके आपसे रेट यानी कि दर पूछ लेता है। तो आपसे जो है ये फार्मूला याद रखेंगे, आपसे जो है इससे बहुत अलग अलग तरह के जो है आपके इससे जो है प्रश्न बनते हैं। तो अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो है यहाँ पर कितना दिया गया, 6400 रुपया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6400 लिखेंगे। R से रेट यानी कि दर कितना दिया गया, तो 10% दिया गया। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नीचे कितना है, 10,000 है। कितना है नीचे, 10,000 दिया गया।
तो इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल जाएगा। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, यहाँ से 2 शून्य, यहाँ से 2 शून्य चला गया, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो गया, 64 रुपये का अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया, 64 रुपये का अंतर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखना है। इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न बनते से, कभी आपको प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है यानी कि मूलधन, या फिर रेट या फिर दर पूछ लिया जाता है, या फिर दोनों जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया जाता है। तो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे दिया गया कि एक रेलगाड़ी 45 मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करती है। तो आगे बोला जा रहा है कि वह 60 मीटर प्रति सेकेंड की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर आपका क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। फिर आपको बाद में क्या निकालना है, समय निकालना है, यानी कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं, या फिर आपका ये याद रखने पर भी एक आप दोनों में से कोई भी आप एक याद रखेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, या फिर आप दोनों याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, चाल दिया गया, यानी कि दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल इंटू समय। तो चाल किस में दिया गया, मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया, और समय यहाँ पर किस में दिया गया, मिनट में दिया गया। किस में दिया गया, आपका मिनट में दिया गया। लेकिन आपका अगला भी जो है किस में पूछा जा रहा है, मिनट में ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मिनट में रहने देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, मिनट में रहने देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल दूरी आपका आगे। तो समय बराबर आपको क्या बताया गया, अब यहाँ पर जो आगे बोला गया है कि वह 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। समय बराबर आपको क्या बताया गया, दूरी बटा चाल। तो हमने यहाँ पर से क्या निकाल लिया, पहले वाले का जो है डिस्टेंस यानी कि दूरी निकाल लिया, कितना, 45 बटा 15। तो अब बोला जा रहा है कि उसकी चाल अगर 60 मीटर प्रति सेकंड है तो कितना समय लगेगा। तो दूरी टोटल इतना है, चाल नीचे लिखेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। क्या आपका निकल जाएगा, डिस्टेंस जो है आपका यहाँ पर दिया गया। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 इंटू 15 बटा जो है क्या, नीचे चाल लिखेंगे तो चाल दूसरा कितना दिया गया, 60 दिया गया। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। हल करेंगे इधर, 15 तिया 45, 15 चौक 60, क्या हो जाएगा, 15 तिया 45 बटा 4। 45 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मिनट, यानी कि आपका समय निकल जाएगा। तो 45 को 4 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, पॉइंट 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पचे 20, यानी कि 11.25 मिनट लगेगा 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से इस दूरी को जो है पार करने में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया कि 25% तथा 20% की दो क्रमिक छूट जो है, एकल छूट जो है कितना होगी। आपको जो है ये जो है डायरेक्ट तरीका से आप अगर एक फार्मूला याद रख सकते हैं तो फार्मूला ये याद रखेंगे। यहाँ पर जो है जब 2% जो है 2% छूट दी जाए और उसे 1% में चेंज करने के लिए बोले तो a प्लस बी माइनस a इंटू बी बाई क्या करते हैं, 100 करते हैं। यानी कि a जो है आपका पहला छूट, यानी कि पहला छूट कितना है 25%, और b यानी कि दूसरा छूट आपका कितना है 20% है। तो 25 अब 20 कितना हो गया आपका 45 हो गया। यहाँ पर माइनस 25 इंटू 20 बाई 100 करेंगे तो 25 चौक जो है हल करेंगे तो 25 चौक 100, 4 से 20 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में, यानी कि 45 माइनस 5 बचा तो कितना आ जाएगा 40% का एकल छूट दिया जाता है। तो ये फार्मूला आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो मैं इसे जो आपको रेशियो मेथड से बता देता हूँ कि रेशियो मेथड से जो है किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में मैं आपको जो है काफ़ी बार बता चुका हूँ किस तरीके से चेंज किया जाता है फ्रैक्शन में। तो 25% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, और 20% के फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5, यानी कि 4 का कोई वस्तु जो है 1 यूनिट का जो है उसमें छूट दी गई तो कितना में बेच दिया गया होगा, यानी कि 4 का सामान जो है कितने में बेच दिया गया, 3 यूनिट में बेच दिया गया। फिर उसी सामान को जो है 5 का शिप यानी 5 यूनिट के वैल्यू को जो है कितना में बेच दिया गया, 1 यूनिट के छूट पर बेच दिया गया,
यानी कि 5 का सामान जो है कितने में बेच दिया गया, 1 यूनिट की छूट यानी कि 4 में बेच दी गई। तो इधर जो गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस, यानी कि क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य। इधर आपका क्या आ जाएगा, ESP यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो दोनों जो है क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 20 यूनिट से जो है कितना हो गया, छूट देने के बाद 12 यूनिट हो गया। तो कमी कितने का हुआ, 8 यूनिट का। कमी हमेशा किस में, यानी कि छूट हमेशा किस में दी जाती है, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य में दी जाती है। तो अंकित मूल्य नीचे लिखेंगे, परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई से कर देंगे। तो हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एकल छूट प्रतिशत निकल जाएगा, यानी कि निबल छूट प्रतिशत निकल जाएगा। तो 20 से जो है 100 को काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 8 बचे 40% जो आपका क्या है, कुल छूट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी जो है इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।